Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. क्लास आप सभी का स्वागत है रोटेशनल मोशन के इस चैप्टर में। हमने जो पार्ट ए कवर अप किया था, अब पार्ट बी की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने बस इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, लास्ट क्लास जो था हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस का जो आंसर है अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा हम धीरे धीरे उस क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। रिजिड बॉडी का A to Z हम पूरा पढ़ने वाले इस बार में। मतलब रिजिड बॉडी क्या होती है, किस तरह से परफॉर्म करती है, क्या क्या इसके पार्टिकल्स है, कैसे कैसे वो शेप चेंज करती है या नहीं चेंज करती है, सारे पॉइंट्स हम रिजिड बॉडी के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं A to Z पूरा। ओके, बाद में आपको रिजिड बॉडी कहीं दिखाई दे, कभी भी दिखाई दे, तो आप उसके कंसेप्ट सारे लगा पाओ, अच्छे से वहां पे देख पाओ कि ये कंसेप्ट यहाँ पे रिजिड बॉडी पे लगते हैं। उसके बाद जो सेकंड हम पढ़ने वाले ट्रांसलेशनल मोशन। तो व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन में नहीं आई थी। सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं आई थी उसका रीजन भी यहाँ पे हमें पता चलने वाला है। और बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन यू कैन इजीली लर्न रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हेल्प करता है आप लोगों को रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ने वाले। ट्रांसलेशनल मोशन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे, और उसका जो नेसेसिटी है रोटेशनल मोशन सीखने के लिए वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट इन रोटेशनल मोशन? इन लास्ट क्लास वी आर लर्न सम एग्जांपल्स, वी हैव डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स दैट this is the circular, this is the rotational motion or not. But in this class we are going to enhance that knowledge to explain the example विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेके हम वो एग्जाम्पल को एनहांस करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू लर्न अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये जो टॉपिक है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, ना आपकी किसी पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आपको डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द रोटेशनल मोशन। आपको ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन आप देख भी सकते हो, उन्होंने दिखाया गया है, आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा कहीं पे आप सर्च करोगे तो। बट समझाने का वे जो है वो आपको यही से समझाना पड़ेगा। ये दो पॉइंट है ना, इससे समझ जाओगे आप कि दोनों का डिफरेंस क्या है। बट मैंने इसको इलैबोरेट किया है। क्यों इलैबोरेट किया है यहाँ पे? कि आपको वो दोनों का डिफरेंस समझ में आने के बाद यू कैन इजीली डील विद द रोटेशनल मोशन। देन लास्ट हम क्या करने वाले, रिवीजन। जितने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे यहाँ पे, बस मैंने मेन टॉपिक्स बताया कि हमने ये पढ़ने वाले, बट इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं और उसका डेरिवेशन देखने वाले, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये मेरे लेक्चर्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपका बेसिक क्लियर करवाएंगे और उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाए। चाहे हो सकता है कि क्लास थोड़ा लेंदी जाए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है। रोटेशनल डायनामिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कॉम्प्रेस करके आपको दिया गया है। मैं सारे टॉपिक्स आपको ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये जो 10 मिनट का लेक्चर हम लेते हैं, 10 मिनट का जो वीडियो रहता है उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा 4 पॉइंट क्लियर करके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो चलो किस बात की देरी है, लेट्स स्टार्ट इट आवर नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, रिजिड बॉडी। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी समझने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिएगा कि कोई भी बॉडी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेगुलर बॉडी, नॉन रेगुलर बॉडी, इरेगुलर बॉडी बोल रहा हूँ, या फिर कोई अदर बॉडी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉडी हो, चाहे कोई भी बॉडी हो जिसपे हम फोर्स लगाते हैं। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते तो वो मोशन में जाती है। ओके, इतना तो पता है हमें, बट मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, फोर्स लगाने के बाद कोई भी बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है। मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है अपना खुद का शेप एंड साइज, क्या शेप एंड साइज चेंज करता है। मतलब यहाँ पे हम अगर फोर्स लगाते, देखिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे, फिर उसको मूव करवाएंगे। अब ऐसे नहीं कि अब छोटे छोटे टॉपिक, हाँ ये रिजिड बॉडी है चलो आगे हो जाओ, ये चलो आगे हो जाओ, ऐसे नहीं करना है हमें बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि आपको हेल्प करेगा। एक बार पढ़ लो, फिर बाद में की पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, रिजिड बॉडी अभी थोड़ा पढ़ लिया, फिर बाद में और कहाँ पे आ गया तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया, ऐसे थोड़ी रहता है। एक बार पूरी तरह से पढ़ लो, फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद, ओके, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डो, जो फ्लोर डो रहता है, डो जिसको अगर हम बेलन से अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो रोटी में कन्वर्ट हो जाता है, गोल 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 गोल। ओके, जो उसका जो साइज है वो पतला पतला हो जाता है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये एग्जांपल तो हमारे घर पे ही देख सकते हैं हम।
ओके, जिसपे फोर्स लगाने के बाद उसकी रोटी बन जाती है, और रोटी का क्या करना है, पतली रोटी बनाने के बाद फोर्स लगाने के बाद ना, तो वो क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, खुद में डिफॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है, ओके, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसपे फोर्स लगाने के बाद उसका जो शेप एंड साइज है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, यही डो का और बेलन का। बेलन जो यहाँ पे, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ऊपर से दबाते हैं। ओके, तो क्या बेलन का शेप एंड साइज चेंज होता है? बेलन का शेप एंड साइज क्या चेंज होता है क्या? आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि आपको बोल रहा हूँ दोनों एग्जांपल है, एक के ऊपर, दोनों के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, बट एक का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरे का शेप एंड साइज क्या हो, चेंज हो नहीं रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिजिड बॉडी। ओके, हाँ, मान लीजिए कि हमने ज्यादा फोर्स लगाया, उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाया, तो बेलन टूट सकता है, वो अलग बात है। लेकिन वही फोर्स लगाने के बाद जो डो है हमारा, वो डो प्लेन हो जा रहा है, लेकिन वो जो बेलन है उसके ऊपर कुछ लग रहा है क्या? नहीं। उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। जो शेप एंड साइज जैसे था वैसे ही रहने वाला है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिजिड बॉडी, जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसका ओरिजिनल शेप एंड साइज जैसे के वैसे रहता है। चलो और एक एग्जाम्पल लेते, पहले डेफिनेशन देख लेंगे। रिजिड बॉडी इज one whose geometric shape and size remains unchanged under the action of any external body। देखिए, any external body मतलब बेलन जो डो के ऊपर है, जो एक्सटर्नल बॉडी ऊपर है, बेलन है, उसके नीचे क्या है, हमारा डो है। दैट्स वाई कोई एक्सटर्नल बॉडी हो, कोई फोर्स हो, या फिर कोई मोशन हो, मोशन करते वक्त भी अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ, तो आपने बहुत बार काइट उड़ाई होगी, तो काइट में देखा होगा आपने, काइट उड़ाते वक्त कैसे होता है, काइट उड़ाते वक्त उसका जो साइज है ना, चेंज होते रहता है ना, हवा लगने की वजह से, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, उसका जो साइज चेंज होते रहता है। लेकिन यहाँ पे मोशन करने की वजह से, या फिर फोर्स लगने की वजह से, या फिर बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी ऊपर रखने की वजह से, उसका शेप एंड साइज अगर चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड रहता है, ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज, तो उसे क्या बोलने वाले हम, रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, रिजिड बॉडी में उसका शेप है, उसका जो साइज है, वो जैसे कि तैसे रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोशन का देखते हैं हम। ये जो कार है, ओके, कार के 2 पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। मोशन हुआ, तो मोशन होने के बाद क्या ये कार के पॉइंट्स अलग अलग मूव हो गए? क्या ये कार के पॉइंट चेंज हो गए? नहीं ना। इसका जो शेप एंड साइज है वैसे के वैसे ही जैसे लाया था शोरूम से हमने। अगर सोचिए, अगर उसका साइज एंड शेप अगर चेंज होते रहता, तो क्या हम कार यूज कर पाते? नहीं। तो इसे बोलेंगे हम रिजिड बॉडी। तो एक लिमिटेशन ऑफ फोर्स आता है यहाँ पे। लिमिटेशन ऑफ फोर्स के बाद हम अगर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है, वो अलग बात है। जो हमने पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था, अब थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। हमने बोला था ना, रिजिड बॉडी का हम A to Z लेने वाले। देखिए, कोई भी बॉडी, उसका शेप एंड साइज चेंज होने वाला नहीं है, ओके, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कुछ लग रहा है क्या? नहीं। वॉल पे हमने फोर्स लगाया, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है क्या वॉल को? कुछ नहीं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। ओके, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, एक पॉइंट हमें पता चला। दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए, पार्टिकल है यहाँ पे, अंदर की जो पार्टिकल्स है, बॉडी के अंदर के पार्टिकल, क्या उनमें का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पार्टिकल चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पार्टिकल जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। ओके, वो चेंज नहीं हो गए। इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे क्लास के एग्जाम से। क्लास में कोई ऐसा बंदा होगा जो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, उसको, वो पढ़ाई नहीं करता होगा, तो उसको कितना भी कोई भी आके बताए, सर कितना भी फोर्स लगाए, क्या वो पढ़ने वाला है क्या? नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स यहाँ पे है, क्या वो चेंज होने वाले हैं क्या? नहीं। पार्टिकल जो डिस्टेंस जो पार्टिकल का, वो चेंज होने लगा है? नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं एवरी इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन? बोल सकते हैं क्या हम कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो खुद की पोजीशन चेंज नहीं करने वाले? आपको ये पॉइंट पता चल गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिजिड बॉडी में यही बात है कि वो खुद का पोजीशन नहीं चेंज करते। ये आपको कोई नहीं बताएगा, रिजिड बॉडी में ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो इसे क्या बोलने वाले हम, रिजिड बॉडी बोलने वाले हैं। तो अगर मूव करेगा पार्टिकल, तो सारे साथ एक साथ मूव करेंगे, मतलब एक साथ ही मूव करेंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पे मूव करवाया इसको विथ वेलोसिटी v, तो एवरी एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव द वेलोसिटी v।
ईच एंड एवरी पार्टिकल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, उसको v रहने वाली के। यही बात हमें समझने वाली है और यही बात हमें यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है ट्रांसलेशनल मोशन में। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन इज नथिंग बट अ लीनियर मोशन। लीनियर पाथ फॉलो करता है, जिस तरह से बंदा मूव कर रहा है तो ये लीनियर जब पाथ फॉलो करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशनल मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ लीनियर पाथ अबाउट अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे खुद बोल रहा है कि हाय फ्रेंड्स आई एम मूविंग, तो उसका माई मोशन इज लीनियर बिकॉज अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। अबाउट क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन। ओके, अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। कोई उसमें कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, कुछ नहीं, सीधा घूम रहा है, ओके, सीधा मूव हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशनल मोशन। द ट्रांसलेशनल मोशन इज अ मोशन बाय विच बॉडी शिफ्ट्स द वन पॉइंट इन अ स्पेस टू अनदर पॉइंट। ओके, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिएगा कि जो बंदा मूव हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, इसका एवरी एंड ईच पॉइंट मूव हो रहा था एक साथ ही। ओके, जैसे हमने रिजिड बॉडी में पढ़ा था, रिजिड बॉडी में क्या पढ़ा था हमने कि ईच एंड एवरी पॉइंट मूव करता है सेम वेलोसिटी से। यहाँ पे भी ईच एंड एवरी पॉइंट उसके बालों से लेकर, उसके कपड़े से लेकर, उसके सब पॉइंट जो है वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशनल मोशन। एक पॉइंट मूव हुआ, उसके रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट भी अगर मूव होने लगा तो उसे क्या बोलने वाले हम, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कब परफॉर्म्स करता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इफ ईच particle of the body undergoes the same displacement in the same direction in the given interval of time। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट है ना, कि अगर देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बंदा मूव कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक गया इसको, तो जो डिस्प्लेसमेंट इसके हेड ने की होगी, अगर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट उसके लेग ने भी की होगी, ओके, उसके स्टमक ने भी उतनी डिस्प्लेसमेंट की होगी, तब भी उसे बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलने वाले उसे हम, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर यहाँ रोड पे जो हमने फुटबॉल रखा था, फुटबॉल को मैंने किक मारा, तो किक मारने के बाद फुटबॉल मूव होते हुए यहाँ पे गया, ओके, तो जितना डिस्प्लेस किया होगा इस पार्टिकल ने, स्ट्रेट लाइन, ओके, गोल गोल घूमते हुए नहीं गया, गोल गोल घूमते हुए नहीं गया। चलो गोल की बात छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, गोल समझेंगे कि आप गोल गोल घूमते हुए गए। स्क्वायर की अगर बात लेंगे, स्क्वायर को मैंने पुश किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर सीधा चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैंने माना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसने किया 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या ईच एंड एवरी पार्टिकल जो स्क्वायर के थे वो भी 20 मीटर करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, उसे क्या बोलने वाले हैं हम, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलने वाले। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी क्या रहने वाली है, उसकी सेम रहने वाली है। अरे वेलोसिटी भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। चलो मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ओके, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी v लगाया हमने, ओके, कितना लगाया हमने, v लगाया। आफ्टर अ मोशन, आफ्टर a motion, each and every particle moves with the same velocity, each and every particle moves with the same velocity, each and every particle displaced with the same displacement। जो ट्रांसलेशनल मोशन में है उसकी जो ईच एंड एवरी पार्टिकल, देखिए यहाँ पे गौर करने की बात है, मैं यहाँ पे क्यों लिख के दिया हूँ आपको, क्योंकि आपको वो राइट डाउन करना है साथ साथ। अगर नहीं करना है तो आप मेरे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा, आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस बताने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो रिजिड बॉडी का, हम रिजिड बॉडी की जो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो रिजिड बॉडी का कोई भी पार्टिकल हो तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल डिस्प्लेस विद द सेम एक्सेलरेशन आल्सो। सभी पार्टिकल्स जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव होने वाले हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन द लीनियर पैरामीटर्स आर सेम। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो सारे लीनियर पैरामीटर, मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन सेम रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हमने मोशन देखी, ये मोशन देखिए मूव हो रहा है, ओके, मूव हो रहा है, उसके साथ v भी मूव हो रहा है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। तो लीनियर जो पैरामीटर है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये
पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और आपने स्मॉल नोटबुक बनानी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ वही आपको वहाँ पे लिखना है, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन का यही पॉइंट लिखना है और रिजिड बॉडी का एक ही पॉइंट लिखना है कि वहाँ पे क्या होता है कि शेप एंड साइज उसकी चेंज नहीं होती है। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है, लीनियर पैरामीटर्स जो भी है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो अब जो है यहाँ पे रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन जो है तो वो अबाउट द एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सिस यहाँ पे आती है, ईच एंड एवरी पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल अबाउट अ सेंटर पॉइंट, फ्रॉम दैट सेंटर पॉइंट we kept an axis and that about the axis each and every particle revolves in a circle, then it is called as rotational motion। उसे क्या बोलने वाले हम, रोटेशनल मोशन। देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है सर्कल इस एक्सिस के अबाउट, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन। ओके, एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो उसे क्या बोलने वाले हम, रोटेशनल मोशन। डोर का भी एग्जांपल हमने लिया था, क्वेश्चन रेज किया था तब, ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहां पे भी जो डोर है वो डोर है, इस पॉइंट के अलोंग क्या होता है, इस एक्सिस के अलोंग क्या होता है, मूव होता है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव्स। ओके, सर्कल के फॉर्म में मूव होते हैं, तो इसे क्या बोलने वाले हम, रोटेशनल मोशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट होती है, गोल गोल घूमती है, तो उसे क्या बोलने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। क्या बोलने वाले हैं हम, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन अच्छे से समझ में आ गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एक्सिस है जिसके अबाउट ईच एंड एवरी पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, व्हेन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन, कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, देन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। देखिए यहाँ पे कोई, ये देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। ओके, डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। एंड दैट परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलने वाले हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कोई भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होना जरूरी है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहता है तो वहां रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो बंदा है वो मूव हो रहा है अपने पोजीशन से। ओके, तो इस तरह से उसकी मोशन है, ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, माई मोशन इज अबाउट द सेंटर पॉइंट। इसकी जो मोशन है वो सेंटर पॉइंट के अलोंग है। ओके, ये सेंटर पॉइंट के अलोंग है। सो इज इट अ रोटेशनल मोशन, इज इट अ रोटेशनल मोशन, क्या ये रोटेशनल मोशन हो सकता है कि नहीं? तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये रोटेशनल मोशन है क्या। ओके, तो ये सेंटर पॉइंट के अलोंग है, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर यहां से कुछ एक्सिस अगर जाती है, क्या जाती है, एक्सिस जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। तो उसे क्या बोलने वाले थे हम, रोटेशनल मोशन। बट ये रोटेशनल मोशन नहीं है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन नहीं है। तो आपको एक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हम रोटेशनल मोशन के कुछ टॉप पॉइंट्स। तो देखिए ये जो है एक यहाँ से स्टार्ट करने वाला है पार्टिकल, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आया, तो कुछ एंगल बनाया है इसने। ओके, कुछ एंगल बनाया होगा इसने, यहां से यहां तक थीटा एंगल बनाया। मान लीजिए कि कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। ओके, सेंटर पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, तो इस पॉइंट को हमने ले लिया, और जो ए पॉइंट को हम इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको पॉइंट को हम नाम दे दिया बी। अब जो ओ से ए का डिस्टेंस है वो कितना है, R1। ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, R2। ओके, और वही पॉइंट बोल सकते हो कि जितना ये जो यहां से यहां तक मूव हुआ है ये पार्टिकल, उतना ही ये मूव हुआ होगा। ओके, जो एंगल बनाया होगा, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये बड़ा दिख रहा है वो भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। ओके, तो जो इसकी जो थीटा सबके लिए सेम है, मतलब ए के लिए सेम है, बी के लिए सेम है, वैसे भी इस लाइन पे ओ से बी तक जितने भी लाइन पे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑन ओ टू बी, ओके, जितने सारे पार्टिकल्स है उनका जो थीटा है, वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहा तो क्या उसका जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, वो सेम रहने वाली है। एंगुलर वेलोसिटी वो क्या सेम रहने वाली है, डेफिनेटली सेम रहने वाली है। अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम रह गया तो क्या इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या सेम रहने वाला है, डेफिनेटली इट विल बी सेम। तो यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि इसका जो रेडियस है ना, ओ से लेके पॉइंट बी तक, वो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर ओमेगा। यहाँ पे अगर ओमेगा कांस्टेंट भी रह गया तो क्या आर कांस्टेंट है क्या, देखिए आर जो है यहाँ पहले के लिए कितना है, फर्स्ट के लिए कितना है, R1 है, सेकंड के लिए कितना है यहाँ पे, R2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 से ज्यादा है कौन, R2। तो रेडियस बढ़ गई, तो रेडियस बढ़ने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब V1 से ज्यादा हो जाएगा क्या, V2। भले ही यहाँ पे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है यहाँ पे, चेंज। लीनियर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, चेंज। अगर हम सेंटर से मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग, ओके, सेंटर से मूव करेंगे हम तो इंक्रीजिंग होगी। तो यहाँ जो हमने डायग्राम देखी थी उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ईच एंड एवरी पार्टिकल डिस्प्लेस विद द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ईच एंड एवरी पार्टिकल डिस्प्लेस विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन रोटेशनल मोशन द एंगुलर पैरामीटर्स आर द सेम। तो आपको यही लाइन लिखनी है अपने शॉर्ट नोट्स पे। और जो एंगुलर पैरामीटर्स कौन कौन से है, थीटा, ओमेगा एंड एक्सेलरेशन। जो अल्फा है हमारा, वो जो एंगुलर है वो सेम रहने वाले हैं। देखिए इतना डिटेलिंग आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इतने जो कंसेप्चुअल आपको कहीं पे भी नहीं मिले। हाँ, किसी ने बताया होगा तो आपको ओरली बताया होगा कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से, आपको कोई लिख के नहीं दिया होगा। तो बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे। तो मेरा बस एक ही फंडा है, देखिए कोई भी बेसिक आप अगर आपके पास है तो बेसिक से आप एडवांस पे जा सकते हो, तो बेसिक पॉइंट आपके पास रहना जरूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट्स ले रहे हैं। तो लेकिन हमने एक पॉइंट और देखा कि जो लीनियर क्वांटिटीज आर नॉट सेम इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, एंगुलर ओमेगा जो है वो वेलोसिटी सेम है, एंगुलर अल्फा जो मतलब एक्सेलरेशन है वो सेम है, बट लीनियर स्पीड क्या सेम है क्या, नहीं। हम सेंटर से अगर ऊपर मूव करेंगे तो लीनियर स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है। लीनियर स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग। सो द लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी बाय मूविंग इन डिफरेंट सर्कल्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ, बहुत सारे डिफरेंट रहने वाली है, वो सेम रहने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट थे वो सारे कवर अप कर लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एक पॉइंट तो आपको वहां पता चल गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर पैरामीटर सेम रहते हैं और रोटेशनल मोशन में आपको एंगुलर पैरामीटर सेम रहते हैं। बट और कुछ है पॉइंट्स देखना चाहिए ना, हमें डिफरेंस में देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे डिफरेंस में मिल सकते हैं। ये पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं मेरी तरफ से एडिशनल दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स है। तो आपको अगर आप पेपर अगर नीट का अगर रीड करते हो, पुराने मतलब जो लास्ट ईयर के पेपर है नीट के या फिर कोई अदर सब्जेक्ट्स के नीट्स के पेपर्स है, तो आप अगर वहां पे रीड करते हो तो वहां पे डिफरेंस एक बार पूछा गया था। तो वो डिफरेंस पूछा गया था, उस पे क्वेश्चन है मैं बाद में लेने वाला हूँ। जब मैं बस अभी बेसिक कवर कर रहा हूँ, बाद में हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो डिफरेंस हम देखते हैं अभी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में। तो जो मूवमेंट ऑफ सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास, सीओएम मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है कि कहाँ का, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट होता है। किस तरह से मूवमेंट होता है वो हम देखने वाले एग्जांपल में। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक पॉइंट नया आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास का है उसका भी मूवमेंट हो रहा है। आपको याद है मैंने एग्जांपल लिया था बॉय वाला, ओके अभी तो लिया था, आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं। जो बॉय वाला एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पे, तो ये जो बॉय वाला एग्जांपल देखिए, ये सेंटर ऑफ मास माना था हमने, उसका क्या माना था, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास भी उसका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास भी क्या हो रहा है, उसका मूव हो रहा है ट्रांसलेशनल मोशन में। लेकिन जो रोटेशनल मोशन रहता है ना, रोटेशनल मोशन, तो
सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या होती है, उसकी मूवमेंट होती है। देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट लिया था, ओके, तो सब सर्कुलर शेप का जो ऑब्जेक्ट लिया था वहां से सेंटर ऑफ एक्सिस जा रहा था, ओके, तो उसके सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा था, एक्सिस जा रहा था। तो सेंटर ऑफ के मास के अलोंग जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और जो मूवमेंट ऑफ सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास की भी अगर मूवमेंट होती है तो उसे क्या बोलने वाले हम, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड पॉइंट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑकर्स व्हेन फोर्स एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे भी उतना ही फोर्स लगाते हैं तब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन आती है। और प्योर रोटेशनल मोशन के लिए हमें कपल की जरूरत है। क्या जरूरत है, कपल। तो कपल जो रहता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी बोलने वाले हैं। और हमने बोला था टॉर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा, हमने फोर्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे कपल लगेगा, और वही कपल जो है वो टॉर्क के जो फोर्स है वो कन्वर्ट होके टॉर्क में आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे टॉर्क हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये रॉड लिया है, ओके, ये रॉड की जो मूवमेंट हो रही है, पहले स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रही है, ओके, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रही है, तो लीनियर मोशन। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, वो स्लाइडली एंगल बना लिया। क्या बना लिया उसने, एंगल बना लिया। तो एंगल बनाने के बाद थीटा एंगल बना, मतलब यहां से यहां तक लीनियर मोशन थी और यहां से यहां तक एंगुलर मोशन। तो यहां से यहां तक ट्रांसलेशनल मोशन थी और यहां से यहां तक रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो जो भी एंगुलर के पॉइंट थे, अब यहाँ पे हम डबल देख लेते हैं कि डिफरेंस देखना था ना हमें। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन और ये हमारी रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगी और लीनियर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। कब, जब ट्रांसलेशनल मोशन हो। और एंगुलर मोशन के लिए इतने सारे, रोटेशनल मोशन के लिए ये जो क्वांटिटीज रहेगी वो सेम रहने वाली है, ओके। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। थोड़ा रिवीजन कर लेते कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे हमने यहाँ पे पढ़े। तो व्हाट वी हैव लर्न, तो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा कि जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद उसका शेप, साइज और जो ज्योमेट्रिकल शेप साइज है वो चेंज नहीं होता है। अ बॉडी इज one whose geometric shape and size remains unchanged under the action of external body force and motion, okay, got it। so second था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, जो सभी पार्टिकल्स सेम डिस्प्लेस करते हैं तो उसे क्या बोलने वाले हम, ट्रांसलेशनल मोशन। रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन if each and every particle of the body undergoes the same displacement in same interval of time। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रैवल करते हैं तो उसे क्या बोलने वाले हम, ट्रांसलेशनल मोशन। देन हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है, ईच एंड एवरी पार्ट जो ऑब्जेक्ट है मूव करता है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रोटेट करता है, उसे क्या बोलने वाले हम, रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी about its axis of rotation is called as rotational motion। then we have learned about the axis of rotation। axis of rotation के along पार्टिकल सर्कल फॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोलने वाले, जो स्ट्रेट लाइन पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसे क्या बोलने वाले हम, लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हेन रिजिड बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन वी हैव लर्न डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस तो जो था वो एक ही था कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या थे, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर पैरामीटर सेम थे, ओके, और यहां पे क्या था, एंगुलर पैरामीटर सेम थे। उसके बाद क्या था, हमने देखा था कि यहाँ पे जो पॉइंट देखा ट्रांसलेशनल मोशन में, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की भी मूवमेंट होती है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूवमेंट होती है। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको ये एक पॉइंट आउट क्लियर नहीं हुआ होगा, ओके। तो सेम था, हमने पॉइंट ले लिया है अच्छे से। आपको होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होता तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिनको पता नहीं है वो पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, उनको भी पता होना चाहिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आप ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। मतलब यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब मेरे साथ ट्यून रहोगे हमेशा, क्योंकि ट्यून रहने से आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको प्रिकॉशंस लेना है, साथ ही साथ
प्रिकॉशंस लेना है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट के साइट पे जाके सजेशन दे सकते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि ये पैंडेमिक इफेक्ट जो हुआ है अभी बहुत बुरा है और शायद ऐसा कभी हो नहीं आगे फ्यूचर में जाके। तो आपको प्रिकॉशंस लेना है, मास्क पहनना है, आपको भी पहनना है, घर वालों को भी बोलना है, क्योंकि इसका इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप बोलेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो आप घर से मूव करोगे, तो नहीं, मास्क विदाउट मास्क मूव नहीं करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन।